आज का टॉपिक है मक्का यानी मक्का की फसल। हमारी वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो एग्रीकल्चर से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। चलिए तो सीधे शुरू करते हैं। मक्का का बॉटनिकल नेम जिया मेज है। मक्का की फैमिली ग्रेमिनी है और ओरिजिन मक्का का मैक्सिको है। वही क्लाइमेट की बात करें, जलवायु की बात करें तो मक्का के लिए हॉट जलवायु की आवश्यकता होती है, जिसकी जो तापमान दर है वो 24 से 30 डिग्री सेल्सियस हो। अगर हम अंकुरण देखें मक्का का तो अंकुरण के लिए चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस तापमान, और अगर हमको देखना है मक्का की वृद्धि अच्छी होती रहे तो उसके लिए चाहिए 31 डिग्री सेल्सियस तापमान। वहीं मृदा की बात करें तो मिट्टी में जो पीएच होता है वो 5.5 से 7.5 के बीच होगा तो मक्का की फसल अच्छी होगी। अगर सीड रेट की बात करें तो किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में देखें तो संकुल मक्का के लिए 18 से 20 केजी बीज पर्याप्त होता है प्रति हेक्टेयर बुवाई के लिए। अगर हम दाना लेना चाहते हैं यानी भुट्टा लेना चाहते हैं तो भुट्टा संकर बीज से ज़्यादा लेते हैं आजकल, तो संकर बीज या दाने के लिए जो बीज दर है वो 20 से 25 किलो है। 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर बुवाई करते हैं संकर बीज की दाने के लिए। अगर हम पशुओं को चारा के लिए चारा खिलाना चाहते हैं मक्का का तो उसके लिए कितनी बीज दर रखें, यानी चारे के उद्देश्य से बोई गई मक्का की बीज दर 40 से 45 किलो प्रति हेक्टेयर बीज दर रखी जाती है। वहीं डिस्टेंस की बात करें, पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए, रो से रो की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो जो रो से रो की दूरी है वो 60 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पौधे से पौधे की दूरी है वो 40 से 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर हम सोइंग टाइम की बात करें, बुवाई के समय की बात करें, तो खरीफ और रबी दोनों सीजन में मक्का की खेती होती है। तो खरीफ में कब बुवाई करें? 15 जून से 15 जुलाई के बीच बुवाई करनी चाहिए खरीफ के सीजन में। और अगर रबी में देखें तो रबी में कब करनी चाहिए? 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच रबी की फसल में इसकी बुवाई करनी चाहिए। रबी के सीजन में इसकी बुवाई करनी चाहिए। उपज की बात करते हैं सीधे। यील्ड क्विंटल प्रति हेक्टेयर में, यानी उपज क्विंटल प्रति हेक्टेयर में कितनी होती है, तो 4 तरीके से मक्का होती है: संकर मक्का, संकुल मक्का, रबी मक्का और चारे के लिए मक्का। तो चारों की उपज अलग अलग है। अगर हम संकर मक्का की बुवाई कर रहे हैं तो 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त हो जाती है। वहीं अगर संकुल मक्का की बात करें तो 30 से 40 क्विंटल तक उपज प्राप्त हो जाती है। वहीं अगर रबी के सीजन में अगर मक्का बो रहे हैं, रबी मक्का बोई है, तो 70 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त हो जाती है। अगर हमने पशुओं के लिए मक्का बोई है तो हम 500 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर चारा प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि चारे के लिए बोई है तो चारा ही प्राप्त होगा, दाना तो होगा नहीं। एक है PDMR, एक शब्द है PDMR। PDMR क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च। कहाँ पर है ये? पूसा, न्यू दिल्ली में है। यानी कि मक्का अनुसंधान निदेशालय है ये। कहाँ पर है? पूसा, न्यू दिल्ली में है। अब हम बात करते हैं वर्गीकरण की। तो मक्का का जो वर्गीकरण है वो कई भागों में बांटा गया है। तो लगभग 7 भागों में मक्का को वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से हैं 7 भाग? पहला भाग है जिया मेज इंडुरेटा। जिया मेज इंडुरेटा, इसमें से प्रश्न ज़्यादा आता है। इन 7 को ध्यान रखना, इसी में से प्रश्न जरूर आएगा, कोई भी एग्जाम हो इसमें से आता ही आता है। पहला है जिया मेज इंडुरेटा। इस जिया मेज इंडुरेटा को कहते हैं फ्लिंट कॉर्न। फ्लिंट कॉर्न ये जो मक्का है भारत में सर्वाधिक उगाई जाती है। दूसरी है जिया मेज इंडेंटेटा, इसको कहते हैं डेंट कॉर्न। इसकी खेती अमेरिका में प्रचलन में है, अपने यहाँ नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। एक है जिया मेज सेकेरेटा, इसको कहते हैं स्वीट कॉर्न। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई बार प्रश्न पूछा है, WO के एग्जाम में पूछा है 2015 में, WTSP के एग्जाम में पूछा है 2018 में। इसके अलावा भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें से वेराइटियाँ पूछता है। तो स्वीट कॉर्न के बारे में इतना बता दूं, ये अन्य की अपेक्षा मीठी किस्म है, यानी कि इसके भुट्टों का सेक कर खाते हैं। इसके जो भुट्टे हैं उसको सेक कर खाते हैं आग पर। इसकी 2 किस्मों के बारे में पूछा है। एक सुजाता 75 पूछा इस प्रकार है कि निम्न में से कौन सी स्वीट कॉर्न की मीठी किस्म है, तो कौन सी है? सुजाता 75। एक और किस्म पूछी है स्वीट कॉर्न की, निम्न में से कौन सी स्वीट कॉर्न की वैरायटी है, तो माधुरी भी इसी की वैरायटी है। अब बात करते हैं जिया मेज इवर्टा की। सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा है ये 2012 वाले में।
एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ये पूछा था कि जियामेज एवर्टा को कौन सी मक्का कहते हैं। जियामेज एवर्टा को कहते हैं पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न कहते हैं, जो थिएटर में खाते हैं ना लोग बैठ के पॉपकॉर्न, वही वाली पॉपकॉर्न है जियामेज एवर्टा। सुपरवाइजर के एग्जाम में 2012 में पूछा है कि जियामेज एवर्टा को क्या कहते हैं, पॉपकॉर्न। इसका दूसरा भी नाम है, इसको कॉर्न फ्लेक्स भी कहते हैं। इसके बारे में बता दूं, गर्म करने पर इसके दाने फूट जाते हैं, चिप्स बनाने के काम आती है ये। अगली है जियामेज ट्यूनिकाटा, इसको कहते हैं पॉडकॉर्न। ये सबसे प्राचीन किस्म है, यानी कि सबसे प्राचीन वर्गीकरण में सबसे प्राचीन है। और इसका क्या किया जाता है, दाना जो होता है इसको भुट्टा कहते हैं। भुट्टा छिलके से ढका रहता है इसका, ट्यूनिकाटा को, इसको पॉडकॉर्न भी कहते हैं। एक है जियामेज सेरेटिना। जियामेज सेरेटिना को कहते हैं वैक्सीकॉर्न। वैक्सीकॉर्न मतलब इसके ऊपर कोई चिकना पदार्थ होता है। तो इसमें क्या होता है कि स्टार्च की मात्रा जैसे साबूदाना होता है ना, उसकी बराबर होती है इसमें स्टार्च की मात्रा, इसमें वैक्सीकॉर्न में। और इस वैरायटी को हम स्टार्च के लिए भी उपयुक्त मान सकते हैं, स्टार्च उत्पादन के लिए, स्टार्च उत्पादन के लिए उपयुक्त है। तो ये तो हो गई अब इसका वर्गीकरण। अब एक चीज़ और बता दूं मैं, मक्का में जो जड़ें होती है ना, वो एक प्रकार की नहीं होती, वो होती है 3 प्रकार की जड़ें। कौन कौन सी 3 प्रकार की? पहली है सेमिनल रूट्स, दूसरी है क्राउन रूट्स, और तीसरी है प्रोप कहते हैं एरियल रूट्स को, तो तीसरी है एरियल रूट्स। 3 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं मक्का में। अब बात करते हैं मक्का की वैरायटियां, यानी कि किस्में। तो कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं जिनमें क्या क्या खासियत है, उस सबको अब हम बताते हैं। तो मक्का की पहली जो किस्म है उसको मैं बता दूं कौन कौन सी किस्में है। संकर किस्म है, मक्का की संकर किस्म है दक्कन 103, रंजीत और हाई स्टार्च। ये 3 संकर किस्में हैं जो कि महत्वपूर्ण है, और भी हैं लेकिन ये 3 महत्वपूर्ण हैं। केवल इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। कंपोजिट वैरायटी जिसे हम संकुल मक्का बोलते हैं, संकुल मक्का की कौन कौन सी किस्में हैं? अंबर, किसान, विक्रम, जवाहर, सोना। एक है लक्ष्मी। लक्ष्मी ये 1980 में ये वैरायटी प्रचलन में आई थी। कहाँ पर इसकी खेती होती है सबसे ज़्यादा? बिहार में, 1980 बिहार से। ठीक है। एक है बस्सी सेलेक्टेड। बस्सी कहाँ पर है? राजस्थान में है बस्सी, तो राजस्थान के लिए उपयुक्त है ये किस्म। कौन सी? बस्सी सेलेक्टेड। मक्का की किस्म है, कंपोजिट है, संकुल है। कहाँ पर है? राजस्थान के लिए उपयुक्त है। एक सफ़ेद किस्में, कुछ सफ़ेद किस्में भी हैं मक्का की जिनमें सफ़ेद दाने आते हैं, जैसे गंगा सफ़ेद, हाई स्टार्च। हाई स्टार्च 1953 से प्रचलन में है, तो 1963 से प्रचलन में आई थी हाई स्टार्च। तो ये दोनों गंगा सफ़ेद और हाई स्टार्च, ये दोनों सफ़ेद किस्में हैं। अच्छा, कुछ मक्का की ओपेक 2 किस्में भी हैं। ओपेक 2 किस्म कौन कौन सी हैं? शक्ति, प्रोटीना, रत्ना, तीनों मक्का की ओपेक 2 किस्में हैं। अब इनमें क्या होता है, ओपेक 2 किस्मों में, तीनों किस्मों में लाइसिन और ट्रिप्टोफेन की मात्रा अधिक पाई जाती है। इनमें लाइसिन और ट्रिप्टोफेन जो एंजाइम है उनकी मात्रा अधिक पाई जाती है इन तीनों किस्मों में, ओपेक 2 किस्मों में। एक प्रश्न आया था टीए के एग्जाम में 2013 में, उसमें मक्का की ये वैरायटी पूछी थी PEMH2। PEMH2 उसमें ये पूछा था ये किस किस के संकरण से बनी है, मतलब वो दोनों कौन सी वैरायटियाँ थी जिसके संकरण से ये PEHM2 वैरायटी बनी। तो वो थी CM 137, इसका संकरण हुआ था CM 138 के साथ। CM 137 का 138 के साथ संकरण हुआ, तब नई वैरायटी बनी PEHM2। ये मक्का की किस्म है और एग्जाम में पूछी गई है, इसको ध्यान रखना। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं जो कि मक्का से संबंधित है। कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो उन महत्वपूर्ण तथ्यों में मैं बता दूंगा आपको। मक्का में ओपेक 2 और फ्लोरी 2 जीन पाए जाते हैं। ये जीन है ओपेक 2, मक्का में ओपेक 2 और फ्लोरी 2 जीन पाए जाते हैं। और अगला प्रश्न इस प्रकार बन सकता है, लगातार अधिक समय तक मक्का खाने से मनुष्य में पेलाग्रा रोग हो जाता है। पेलाग्रा कहते हैं गंजापन, एक तरह का गंजापन रोग हो जाता है ज़्यादा मक्का खाने से। एक प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है, मक्का साइलेज के लिए सबसे उपयुक्त है। सबसे उपयुक्त मक्का जो खाद्यान्न है ये सबसे उपयुक्त है साइलेज बनाने के लिए। एक प्रश्न इस प्रकार बनेगा, मक्का एक द्विलिंगी पौधा है। द्विलिंगी मतलब मोनोसियस।
मोनोसियस किसे कहते हैं? एक प्लांट पर नर और मादा पुष्प आते हैं, उसे कहते हैं द्विलिंगी यानी मोनोसियस। अच्छा, मक्का का दाना किस प्रकार का कहलाता है? तो मक्का का दाना कैरियोप्सिस कहलाता है। मक्का का दाना कैरियोप्सिस कहलाता है। और अन्य भी तथ्य हैं इसके। संकर मक्का का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया था? तो E.M. ईस्ट और G.H. सल, ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1910 में सिंगल क्रॉस टेक्निक द्वारा इस मक्का को विकसित किया। कौन सी मक्का को? शंकर मक्का को विकसित किया। अच्छा, डबल क्रॉस टेक्निक क्या है? डबल क्रॉस टेक्निक द्वारा मक्का का संकर बीज उत्पादन D.F. जॉन्स एक वैज्ञानिक है, उन्होंने 1920 में किया था। 1920 ईस्वी में डबल क्रॉस टेक्निक द्वारा मक्का का संकर बीज का उत्पादन किया। किस वैज्ञानिक ने किया? D.F. जॉन्स ने। कब किया? 1920 में किया। अच्छा, डबल क्रॉस टेक्निक ये भारत में प्रचलित है, बहुत ज़्यादा प्रचलन में है इस समय। डबल क्रॉस टेक्निक भारत में बहुत अधिक प्रचलन में है। अच्छा, और प्रश्न किस प्रकार बन रहे हैं? कुछ इस प्रकार बनते हैं कि मक्का में जो क्रॉस पॉलिनेट होता है वह, यानी कि इस प्रकार बनेगा कि मक्का एक क्रॉस पॉलिनेट फसल है। मक्का एक क्रॉस पॉलिनेट फसल है और पॉलिनेशन की क्रिया 7 दिन में पूरी होती है मक्का में। कितने दिन में? 7 दिन में पूरी होती है पॉलिनेशन की प्रक्रिया। पूछा था, एक प्रश्न आया था मक्का से संबंधित AO के एग्जाम में, उसमें ये पूछा था C4 पौधों में CO2 का अदीप्ति स्थिरीकरण मतलब डार्क फिक्सेशन होता है। C4 प्लांट, C3 प्लांट या केम प्लांट क्या होते हैं, इसकी मैंने एक वीडियो बना दी है, आप डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, लिंक मैंने डाल दिया, आप देख लीजिएगा उसे। तो प्रश्न AO के एग्जाम में आया था C4 पौधों में CO2 का डार्क फिक्सेशन होता है। ठीक। अच्छा, प्रश्न इस प्रकार ही बन सकता है कि विश्व में सर्वप्रथम मक्का पर कार्य किस फाउंडेशन ने किया? तो एक फाउंडेशन था रॉकफेलर फाउंडेशन, उसने 1954 में मक्का पर सर्वप्रथम कार्य प्रारंभ किया। और नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम मक्का पर कार्य कब प्रारंभ हुआ? 1957 में। किसने किया? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ICR में इस पर काम प्रारंभ किया गया था। अच्छा, मक्का की अगर अच्छी बुवाई करनी हो, अच्छी बुवाई के लिए एक विधि काम में लेते हैं। कौन सी विधि है? वो है डिबलिंग विधि। अच्छी बुवाई के लिए मक्का में डबलिंग विधि काम में लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक TA के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा था 2013 में, उसमें यह पूछा था मक्का में उपयुक्त पौध संख्या प्रति हेक्टेयर कितनी होनी चाहिए, मतलब एक हेक्टेयर में कितने पौधे लगाने चाहिए? तो इसका आंसर है 66,000। एक हेक्टेयर में 66,000 पौधे लगाने चाहिए। मक्का में बीजोपचार किस दवा से करना चाहिए? मक्का में बीजोपचार थायराम एग्रोसान दवा से। कितना प्रयोग करना चाहिए? 2.5 ग्राम दवा प्रति kg बीज थायराम या एग्रोसान दवा से बीजोपचार करना चाहिए। मक्का की खेती खरीफ, रबी और जायद तीनों मौसम में ये मक्का उगाई जा सकती है, तीनों मौसम में करते हैं। अच्छा, राजस्थान की बात करें तो बांसवाड़ा जिले में रबी मक्का मुख्यतः उगाई जाती है, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में। अच्छा, एक AO के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा था मक्का किस तरह का प्लांट है, तो मक्का C4 प्लांट है। आप वीडियो देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है। ठीक है, क्या होते हैं C4 प्लांट। अच्छा, एक प्रश्न साधारण प्रश्न है, मक्का को क्वीन ऑफ सीरियल्स कहते हैं, यानी कि सीरियल्स की रानी, खाद्यान्न फसलों की रानी बोलते हैं मक्का को। TA के एग्जाम में एक प्रश्न और आया था, जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ इनको हाईलाइट करके रखिएगा। संकर बीज उत्पादन में नर व मादा पौधों का अनुपात कितना होता है? तो संकर बीज उत्पादन के लिए नर मादा जो पौधे हैं उनका अनुपात होता है 2:4, नर 2 मादा 4। TA के एग्जाम में पूछा था ये प्रश्न, नर मादा पौधों का अनुपात होता है 2:4। मक्का का दाना क्या कहलाता है? मक्का का दाना कैरियोप्सिस कहलाता है। अच्छा, मक्का में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट कितना कितना होते हैं? तो मक्का में प्रोटीन होती है 10%, वसा होती है 4% और कार्बोहाइड्रेट होती है 66 यानी 66% होती है। मक्का में प्रोटीन होती है एक, जिसे क्या कहते हैं? जेन। मक्का में जो प्रोटीन होती है वो किस रूप में पाई जाती है? वो जेन के रूप में पाई जाती है, मतलब मक्का में पाई जाने वाली प्रोटीन को जेन कहते हैं। अब मक्का में क्या होता है कि इसमें ट्रिप्टोफेन और लाइसिन 2 अम्ल होते हैं, एमिनो अम्ल, इसकी कमी पाई जाती है। वही मक्का के उत्पादन की बात करें तो विश्व में क्षेत्रफल में मक्का पहले नंबर पे, क्षेत्रफल में USA है और उत्पादन में भी USA है। मक्का में जो नर पुष्प होता है
उसे कहते हैं टसल। तो नर पुष्प को कहते हैं टसल और नर पुष्प को हटाना कहते हैं डिटसलिंग, डिटसलिंग। मादा पुष्प को कहते हैं सिल्क, मादा पुष्प को आना क्या कहलाएगा, सिल्किंग। मादा पुष्प का आना सिल्किंग कहलाएगा और नर पुष्प को हटाना डिटसलिंग कहलाएगा। अब देखते हैं मक्का में सिंचाई को, यानी कि इरिगेशन ऑफ मेज। मक्का की जलमांग कितनी है? मक्का की जलमांग है 500 से 800 mm। सिंचाई इसमें 3 सिंचाई काफ़ी होती हैं। पहली सिंचाई कब करनी चाहिए, दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए, तीसरी सिंचाई कब करनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सी इसकी क्रांतिक अवस्था है। तो पहली सिंचाई करनी चाहिए कब? टसलिंग के समय। टसलिंग मतलब ये होता है नर मंजरी आते समय। नर को क्या कहते हैं? टसल। तो नर मंजरी आते समय पहली सिंचाई करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए? सिल्किंग के समय, मतलब मादा के समय, मादा मंजरी आते समय। तो सिल्किंग के समय दूसरी सिंचाई करनी चाहिए। अगर बात करें तीसरी सिंचाई की, तो तीसरी सिंचाई करनी चाहिए जब उसमें दाने बन रहे हों, यानी भुट्टा बनते समय। भुट्टा बनते समय तीसरी सिंचाई करते हैं। तो 3 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है मक्का में। अब क्रिटिकल स्टेज की बात करें कि क्रिटिकल स्टेज कौन सी होती है मक्का में सिंचाई करने की, तो 2 क्रिटिकल स्टेज हैं इसकी। एक तो टसलिंग के समय करनी चाहिए, एक सिल्किंग के समय, मतलब नर मंजरी आते समय और मादा मंजरी आते समय। तो ये होगी, मैंने बता दिया आपको सिंचाई की बात। अब एक शब्द है सिमिट। सिमिट क्या है? CIMMYT। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट। कहाँ पर है ये? मैक्सिको में है। 1966 में स्थापित हुआ था। ये इसकी संस्था है, रिसर्च होती है यहाँ पर। अच्छा, मक्का में कुछ खरपतवार भी लगते हैं। कौन कौन से खरपतवार लगते हैं, वीड्स कौन कौन से लगते हैं? तो देखिए, मक्का में एक लगता है सांवा घास, दूसरा लगता है मकरा, इसके अलावा लगता है दूब घास, लहसुआ, हजारदाना, जंगली चौलाई, बरू और बंदराबंदरी। ये खरपतवार लगते हैं मक्का की फसल में। इसके अलावा इसको हम नियंत्रित कैसे करें? ये खरपतवार लगते हैं, इनको नियंत्रित करने के लिए कौन कौन सी केमिकल्स, रसायन हैं? तो एक है सिमाजिन और एक है एलाक्लोर। सिमाजिन और एलाक्लोर से खरपतवार नाशियों का नियंत्रित किया जाता है। अच्छा, कितनी मात्रा लेनी चाहिए इनकी मात्रा लेनी चाहिए 1 से 2 लीटर, पर्याप्त होती है 1 से 2 लीटर मात्रा। स्प्रे कब करते हैं? अंकुरण से पहले, मतलब उसमें से अंकुर निकले ना हो बीज में से, बुवाई भले ही हो गई हो लेकिन अंकुर ना निकले हों, उससे पहले हमें ये स्प्रे करना है और उन खरपतवारों को मारना है जो कि उग रहे हैं या उगने वाले हैं। उन खरपतवारों को अंकुरण से पहले ही स्प्रे करके मार देता है ये सिमेजिन और एलाक्लोर। वहीं मक्का में लगने वाली कीटों की बात करें, इंसेक्ट कौन कौन से लगते हैं मक्का में? एक लगता है सफेद लट बोलते हैं इसे, व्हाइट ग्रब। अच्छा, क्या काम करता है व्हाइट ग्रब? मक्का की जड़ों का ये भयंकर कीट है, जड़ों में लगता है ये व्हाइट ग्रब, जड़ों में लगता है। मक्का का एक भयंकर कीट है, पूरी फसल को नष्ट करने की क्षमता रखता है, कर ही देता है नष्ट अगर लग जाता है तो। वहीं नियंत्रण देखे हैं तो मक्का की फसल में एक दवा आती है कार्बोफ्यूरॉन 3G, इसका प्रयोग करते हैं। या फिर फोरेट 4G, हालांकि ये प्रतिबंधित हो गया है फोरेट, लेकिन किताबों में है तो पढ़ना पड़ेगा। तो कार्बोफ्यूरॉन 3G या फोरेट 4G का प्रयोग करते हैं कीट नियंत्रण के लिए। कितनी मात्रा प्रयोग करें? 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर। बुआई से पहले ही प्रयोग कर लें ताकि कीटों का नियंत्रण हो जाए। मक्का में जो दूसरा इंसेक्ट लगता है वो लगता है तना छेदक, जिसको स्टेम बोरर कहते हैं। तो मक्का का ये प्रमुख हानिकारक कीट है। इसकी जो लार्वा अवस्था है वो काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है इस कीट की लार्वा अवस्था तना छेदक की। पौधे में डेड हर्ट हो जाता है, बिल्कुल डेड हो जाता है हर्ट उसका। पौधे की 1 माह की अवस्था पर ये नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचाता है। जब पौधा 1 महीने का हो जाए मक्का का पौधा, तो ये तना छेदक तब ज़्यादा नुकसान, क्योंकि तने में ही तो छेद करेगा। जब पौधा 1 महीने का हो जाएगा तभी तो तना बड़ा होगा, तो तभी ये तना छेदक लगता है उसमें। अब देखते हैं कौन कौन से रोग लगते हैं मक्का की फसल में। मक्का में डिजीज लगता है पहला डाउनी मिल्ड्यू डिजीज। किस फंगाई से लगता है? ये फंगस से लगता है, पेरेनोस्पोरेज मेडिस। इस फंगस से लगता है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू यानी कि पत्ती के नीचे की तरफ से स्टार्ट होता है, ये डाउनी मिल्ड्यू इसीलिए कहते हैं, डाउन से स्टार्ट होता है। दूसरा होता है व्हाइट बड ऑफ मेज। व्हाइट बड ऑफ मेज मतलब सफेद कल का रोग कहते हैं इसे। मक्का के पौधे के ऊपरी भाग की जो पत्तियां वो सफेद हो जाती हैं इस रोग के कारण। और यह रोग किसकी कमी से लगता है? ये जिंक की कमी से लगता है रोग। कोई रोग वैसा नहीं है या किसी फंगस बैक्टीरिया से फैल रहा हो,
ये लगता है जिंक की कमी से। व्हाइट बर्ड ऑफ मेज, रोकथाम कैसे करेंगे इसकी? भाई जिंक दे दो उसे। जिंक सल्फेट 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर बुवाई के साथ प्रयोग करें, तो इस प्रकार से इसका नियंत्रण हो जाएगा। तो आपने देखी मक्का की फसल, अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके काम की हो, तो चैनल को लाइक जरूर करें। इसी के साथ ये फसल समाप्त होती है। बाकी की आगे की फसलें भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एग्रीकल्चर से संबंधित वीडियो आती रहेंगी, आगे भी वीडियो देखते रहिए।